तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो वॉशरूम में अपने कपड़े धो रही थी। जिस वक्त उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे है। पीछे मुड़ने पर वहाँ एक भयानक दिखने वाली कोई चीज़ थी, जैसे कोई बूढ़ी चूड़ैल, जिस देखने पर एदा की चीख निकल गई। जिस टाइम उसके दोस्त उसे देखने के लिए वॉशरूम के पास आए, दरवाज़ा खोलते ही एदा ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। कहानी अब 2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहाँ एदा और उसकी बचपन की दोस्त माया बातें कर रही हैं। माया अपने भाई और कजिन्स के साथ हाइकिंग के लिए जा रही थी और यहीं पर वो एदा को भी इनवाइट कर लेती है, पर एदा को डर था कि उसकी मॉम उसे परमिशन ही नहीं देगी। इसी तरह बातें करते हुए एदा अपने बालों में हाथ फेरती है तो उंगलियों में फंसकर बहुत सारे बाल उसके उतर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो बाल फेंक देती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि माया एदा की मॉम से परमिशन लेने के लिए आई थी ताकि वो एदा को हाइकिंग ट्रिप पर भेज दी। फाइनली एदा की मॉम मान भी जाती है और एदा माया को घर के बाहर तक सी ऑफ करने के लिए आती है। जिस टाइम माया एदा के पीछे एक भयानक शैडो को खड़ा हुआ देखती है जिसकी लाल आंखें थी। इसे देखते ही वो डर गई और फौरन उसने यहाँ से भागने की एदा कंफ्यूज होकर अपने पीछे देखती रही, लेकिन उसे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा था। लेकिन इससे ये प्रूफ हो गया कि कोई नेगेटिव एनर्जी एदा के घर पहले से ही रह रही थी और वही एदा की बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर इफेक्ट कर रही थी, असर डाल रही थी। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सारे फ्रेंड्स मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें हाइकिंग करनी थी। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी तो इन सब ने गेस्ट हाउस में रुकने का डिसाइड किया। रात होते ही एदा को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसे पता चला कि उसको पीरियड्स हो गए हैं। ये बात जब वो माया को बताती है तो माया कहती है तुम कहो तो हम घर वापस चलते हैं। ऐसी हालत में माउंटेन्स पर हाइकिंग करना ठीक नहीं होता, लेकिन एदा ने उसे मना कर दिया। उसे बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी और वो इन लम्हों को यादगार बनाना चाहती थी। बस इस छोटी सी वजह से वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती थी। दोबारा उसे मौका मिलता है या ना मिलता, अब माया भी उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं करती और एदा अपने कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और यहीं पर उसे पहली मर्तबा वो भयानक बूढ़ी भूत दिखाई देती है। ये वही सीन है जो हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। यहाँ पर उसकी चीख मारने पर उसके सारे दोस्त आ चुके थे और उसने जब दरवाज़ा खोला तो सबको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वो बोल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं झपका रही थी। सब लोग उसे पकड़कर रूम में लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैंने वॉशरूम में किसी अजीब सी क्रिएचर को देखा था। वो पतली सी लंबी सी थी, सफ़ेद बालों वाली, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो, और उसकी आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। ये सब बातें जब इस गेस्ट हाउस की ऑनर सुनती है तो डर जाती है और इन सबको बताती है कि ऐसे ही एक क्रिएचर सालों पहले भी इस जगह पे देखी गई थी जिसने यहाँ आने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया था। और फिर यहाँ पर कुछ लोगों की मदद से बहुत सारे रिचुअल्स करने के बाद उस एंटिटी से हमारी जान छूटी थी और अब अगर वो दोबारा आ गई है तो ये बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है कि अगर वो ईदा को नजर आई है तो ईदा के साथ ही यहाँ आई हो। ये बात सुनकर यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और इनमें से एक लड़का तो ये भी कह देता है कि हमें ईदा को वापस घर भेज देना चाहिए, लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि माया को पता था ईदा कितना एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए और उसे इसके बाद कभी परमिशन भी नहीं मिलेगी। इस टाइम सारे सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये सब उठते हैं तो ईदा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि उसके मूड को देखकर किसी को लगता ही नहीं कि रात उसके साथ कुछ हुआ भी था। सभी लोग अपना अपना बैग उठाते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती देखते हुए माया और एदा तो इसमें खो ही गई। एदा को तो अफसोस होने लगा था कि वो क्यों अपना कैमरा घर भुलाई। सीन कट होकर अब हमें एदा के घर पर एदा की मॉम को दिखाया जाता है। जब वो सफाई कर रही होती हैं तो उन्हें एदा की डस्टबिन में बहुत सारे बाल और एदा के खून से भरे टिश्यूज दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती हैं। वो ये बात एदा के डैड को भी बताती हैं, लेकिन एदा के डैड कहते हैं इतनी छोटी छोटी बातों को सर पर सवार नहीं करते, जब एदा आएगी तो तुम उसे डॉक्टर को दिखा देना। यहाँ ट्रैकिंग करते हुए एकदम से एदा को थका थका महसूस होने लग जाता है। उसकी सांस उखड़ जाती है और वो जब रेस्ट करने के लिए वहाँ बैठती है तो एकदम से उसकी आंखें भी अजीब पड़ जाती हैं। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए सभी पैनिक करने लग जाते हैं और माया जब उसके कान में उसका नाम बोलती है तब वो एकदम से होश में आती है। उसके ठीक होने के बाद ये लोग दोबारा अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू कर देते हैं और आधा रास्ता होने पर ये सब लोग थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकते हैं। इस टाइम जब सब लोग खाने पीने में और हंसी मजाक करने में बिजी थे तो एदा छुपके से उठ के यहाँ से चली गई और पास में बनी एक झील के पास चली गई। माया ने जब देखा तो वो भी उसके पीछे आई और एदा से कहने लगी इस तरह अकेले कहीं भी जाना ठीक नहीं है, तुम समझो ये जगह इतनी भी सेफ नहीं। एदा जैसे ही उसकी तरफ मुंह करती है तो माया ये देखकर डर जाती है कि उसके हाथ किसी चुड़ैल की तरह काले पड़ गए थे और लंबे हो गए थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एदा उसका गला पकड़ लेती है। माया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सारे लड़कों को यहाँ ले आती हैं और वो लोग बहुत ही मुश्किल से माया को एदा से छुड़वाती हैं। जैसे ही एदा माया को छोड़ती है माया को झील के बिल्कुल दरमियान में
एक लंबी बूढ़ी एंटिटी दिखाई देती है जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे लंबे बाल थे और उसकी भी लाल आंखें बिल्कुल उसी तरह चमक रही थी जैसी आंखें उस एंटिटी की चमक रही थी जिसे एदा ने देखा था। इस टाइम माया के अलावा कोई भी उसे देख नहीं पाया। खैर, ये लोग एदा को लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, उसको कुछ सुंघाते हुए होश में लेकर आते हैं। एदा ने जो अब किया था उसके बारे में जब ये लोग सवाल करते हैं तो एदा को कुछ भी याद नहीं था। अब माया ने एदा से कहा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें किसी स्पिरिट ने प्रोसेस कर लिया है, यानी किसी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बात सुनकर एदा जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, पागल हो, मुझे लगता है तुम आजकल ज़्यादा ही मूवीज़ देख रही हो। इसे कोई भी चीज़ इंसानों को प्रोसेस नहीं कर सकती। उसकी हालत को देखते हुए इस टाइम सारे डर गए थे। सारे इस बहस में बढ़ जाते हैं कि क्या इन्हें ट्रैकिंग को ही ख़त्म कर देना चाहिए या फिर पहाड़ की चोटी तक चढ़ना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर एदा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, पहाड़ की चोटी पर तो मैं चढ़ कर रहूँगी, मेरे पास पहली और आखिरी मरतबा ये मौका है, मैं तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। और तुम सब लोग बिना डरो, छोटी सी तो पहाड़ी है, हम जल्दी इस पर चढ़ जाएंगे। एदा की बातों से सबको हौसला मिलता है और ये सब लोग दोबारा अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनके इर्द गिर्द कोई भाग रहा हो और उस जगह पर इन्हें एक बच्चे की हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी जिसकी वजह से ये सभी लोग डर गए। और माया तो उस शेडो को भी देख पाई। माया ने इसको भी इग्नोर किया और सबके साथ सफ़र कंटिन्यू करती रही। थोड़ी ही आगे जाने पर माया को रास्ते में खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी नजर आया और ये सब लोग जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे तो इन्हें एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि इन सबके कान फटने लगे और इन्होंने अपने कान बंद कर लिए, यहाँ तक कि सभी लोग बेहोश हो गए। और जब इन्हें होश आया तो वो बूढ़ा आदमी माया ने देखा कि यहाँ से जा चुका था। यहाँ पर मौजूद लड़के ये बात कहने लगते हैं कि इनके साथ ये अजीबोगरीब काम एदा की वजह से हो रही हैं। एदा को क्योंकि पीरियड्स आए हैं, ऐसे कंडीशन में लड़कियाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं और एदा की वजह से ही ये अजीबोगरीब चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। उसकी बात सुनते ही एदा गुस्से से उसे देखती है और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ये सब लोग दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा ही चले थे कि एदा की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी। इन्होंने एदा को बिठाकर पानी पिलाया। पानी पीते पीते ही उसके माथे पर झुर्रियाँ आने लगी, उसका चेहरा बिगड़ गया और बॉडी भी अकड़ गई। उसके होंठ सफ़ेद पड़ने लगे और वो इस तरह से मुस्कुराई जैसे किसी और एंटिटी ने उसे प्रोसेस कर लिया हो। वो लड़का जो बार बार एदा को वापस छोड़ने की बात कर रहा था, वो कहता है कि अगर एदा की हालत ऐसी ही रही फिर तो हम इस माउंटेन को सर नहीं कर पाएंगे। उसका ये बात कहना था कि एदा की बॉडी को झटके लगने लगे और वो इतने भयानक तरीके से हंसने लगी कि उसकी हंसी पूरे माउंटेन्स के जंगलों के अंदर फैलने लगी। ये सब लोग भी डर गए। माया जान गई थी कि एदा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही, इसीलिए वो एदा के साथ साथ सभी लोगों को ही वापस चलने का कहती है। और ये बात सुनकर सफ़ेद आंखों के साथ एदा अजीब से अंदाज में उसे कहती है, तुम सब चले जाओ, मैं तो ये पहाड़ी सर करके ही रहूँगी क्योंकि ये पहाड़ी मेरी हो चुकी है। ऐसे ही बातें करते करते उसकी आंखों में खून भी उतर आया। सभी लोग डरकर उससे पीछे हो गए और माया समझ गई कि जो एंटिटी वो बाहर बाहर एदा के पीछे देख रही थी उसी एंटिटी ने एदा को प्रोसेस कर लिया है। एदा सब लोगों से कहती है, मैं तो ऊपर तक जाऊंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगी। ये बातें कहते ही वो अकेले ही अपना सफ़र शुरू कर देती है। सब लोग पीछे से उसे देखते रह जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एदा उन सबकी नज़रों से गायब भी हो गई। माया जो अभी भी कंफ्यूज खड़ी थी उसने देखा कि दूर से एक बूढ़ी औरत अभी भी इनके ऊपर नज़र रखे हुए है और ये बूढ़ी औरत अभी भी माया के अलावा किसी और को नज़र नहीं आ रही। और यहाँ हमें रिवील होता है कि माया के पास एक सुपर पावर थी। उसकी स्पिरिचुअल आई यानी थर्ड आई खुल चुकी थी जिसकी वजह से वो सारी ही एंटिटीज़ या दूसरी क्रिएचर्स को देख सकती थी। इसलिए मूवी के स्टार्ट से अब तक सारी एंटिटीज़ माया को ही नजर आ रही थी, जो एंटिटीज़ आम लोगों के लिए देखना नामुमकिन है। खैर, यहाँ पे माया जल्दी से अपने सारे भाइयों और कजिन्स को कहती है कि चलो एदा का पीछा करते हैं। जैसे ही ये लोग एदा के पास पहुँचते हैं, माया भाग कर एदा के पास जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकने लग जाती है। इस टाइम माया की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और एदा भी रोने लगी। रोते रोते एदा ने कहा कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यादगार बनेगा और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। अब माया का जो कज़न सबको वापस चलने को कह रहा था, माया उसे भी समझा देती है कि एदा की बात मानते हुए हम चोटी को सर कर लेते हैं, क्या पता ऊपर जाते जाते सब चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाए। सभी लोगों ने अपना मूड ठीक किया और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। जैसे जैसे ये और ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, एदा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन एदा अपने आप पर काबू पाते हुए ऊपर चढ़ती रही और फाइनली ये लोग चोटी को सर कर भी लेते हैं, जो लगभग 3000 मीटर की बुलंदी थी। अब रात भी हो चुकी थी। ये लोग यहीं पर टेंट्स लगाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। जैसे ही रात परवान चढ़ती है, एदा की तबीयत दोबारा बिगड़ने लग जाती है। उसकी बॉडी ऐसी अकड़ गई थी
जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई और चीज़ आ गई हो। कुछ ही देर में वो नीचे गिर गई और उसकी पूरी बॉडी में झटके लगने लगे। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग अपने कैंप से बाहर निकल आए। एदा की तबीयत इनके संभालने में तो नहीं आ रही थी, इसलिए ये सब लोग नीचे की तरफ जाते हैं ताकि आसपास से कोई मदद बुला सके और इन्हें यहीं पास में रहने वाला एक आदमी मिल जाता है। वो आदमी इन लोगों के साथ इन लोगों के टेंट तक आता है और एदा की हालत को देखते हुए एदा के कान में कुछ चीज़ें पड़ता है, जिसकी वजह से एदा की आंखें काली पड़ जाती हैं और उसके पूरे मुंह की वेन्स भी नीली हो जाती हैं। उसकी बॉडी के हिस्से इस तरह मुड़ रहे थे जैसे कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो उस आदमी ने भी जो कुछ वो पढ़ रहा था वो जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और एकदम से एदा नॉर्मल हो गई। ऐसा लगा कि जैसे जिस भी चीज़ ने एदा के ऊपर कब्जा किया हुआ था उसने एदा की बॉडी को छोड़ दिया। इसी टाइम सीन कट होकर हमें घर पर एदा के मॉम को दिखाया जाता है जो इस टाइम प्रे कर रही थी, यानी नमाज पढ़ रही थी। और इस टाइम पर उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई उनको घूर रहा हो, हालांकि उनके घर पर कोई भी नहीं था। और जब वो ये बात अपने हस्बैंड को बताती हैं तो वो उन्हीं का मजाक बना देते हैं। खैर दोबारा हम एदा को टेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो एकदम से सोते सोते उठ जाती है। उसका चेहरा बदल जाता है उसी लड़की में, उसी एंटिटी में जिसे बार बार हम एदा के साथ देख चुके हैं। माया डरकर एकदम से उठ जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब माया का हाथ था। लेकिन उसने क्या देखा कि एदा जो कुछ देर पहले उसके साथ लेटी हुई थी वो उसके साथ नहीं थी। वो एदा को ढूंढने के लिए बाहर निकली। उसे एदा नजर भी आ गई और उसने जैसे ही एदा को बुलाया तो एदा उसकी तरफ पलटी। लेकिन अब एदा का चेहरा एदा का नहीं था, यानी जो कुछ माया ने अपने ख्वाब में देखा था वो सच में भी हो रहा था। और यहाँ माया समझ गई कि इस टाइम एदा दोबारा किसी एंटिटी के या किसी शैतान के पोजेशन के अंदर है, उसके कब्जे में है। माया एदा को कुछ थप्पड़ मारती है और जैसे ही एदा होश में आती है तो वो उसे अपने टेंट में ले जाती है। फाइनली अब सुबह भी हो गई। इन सब लोगों ने अपने बैग पैक किए और वापस जाने की तैयारी करने लगे। माया ने देखा कि एदा उनके साथ नहीं थी। एदा को ढूंढते हुए वो उस तक गई तो एदा ने उससे कहा, मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि जैसे ये माउंटेन ही मेरा घर हो। मुझे जो यहाँ सुकून मिल रहा है वो सुकून मुझे आज तक नहीं मिला। जाने से पहले एदा कुछ देर तक एक बहुत बड़े से पत्थर को देखती रहती है और उसे देखते हुए कुछ बोलती भी है। माया को लगा शायद वो वही बातें कर रही होगी जो उसके साथ गुजरी। खैर वो उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ियों तक ये लोग आ जाते हैं। इनका वापसी का सफ़र बिल्कुल नॉर्मल था और फाइनली ये लोग अब अपने शहर आ चुके थे। माया के भाई और कजन्स एदा को एदा के घर पे छोड़ने के लिए आए। घर आते ही एदा अपनी मॉम से भी नहीं मिली और सीधा घर के अंदर चली गई, जिससे उसकी मॉम को काफ़ी अजीब फील हुआ। खैर माया तो यहाँ से चली गई और जैसे जैसे रात गहरी हुई एदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी। उसकी बॉडी बुरी तरह से कांपने लगी और एदा पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी मॉम इतनी ज़्यादा डर गई कि उन्होंने मस्जिद से उस्ताद साहब को बुला लिया। उन्होंने एदा के ऊपर कुछ पढ़ा भी, लेकिन उनकी कोई भी बात एदा पर असर नहीं कर रही थी। इसलिए एदा के मॉम और डैड उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स को तो उसकी बीमारी की ही समझ नहीं आ रही थी। अब माया और माया के भाई जब एदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो एदा के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने तो माया और माया के भाई को डांट भी दिया कि ये सब माया की वजह से हुआ है। माया की जिद और कहने पर ही एदा उनके साथ माउंटेन्स पर गई थी और वहाँ से आने के बाद से उसकी तबीयत लगातार ख़राब ही होती जा रही है। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम उसे ट्रैकिंग के लिए जाने का ना कहते तो शायद आज मेरी बेटी ठीक होती। वो माया से कहते हैं या तो तुम किसी तरह ये सब कुछ ठीक कर दो या मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। माया परेशान हो चुकी थी। इस सब में उसकी तो कोई गलती नहीं थी। वो कॉलेज में भी परेशान और खोई रहती है, जबकि यहाँ एदा आज भी हॉस्पिटल में है। जैसे ही रात गहरी होती है, यानी आधी रात हो जाती है, तभी एदा दोबारा उसी एंटिटी को देखती है जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वही पतली सी लंबी सी बूढ़ी सी चुड़ैल। इसको देखते ही एदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है। सुबह में माया उससे मिलने भी आती है उसका नाश्ता लेकर। माया उसके साथ काफ़ी सारी बातें करती है और एदा उसे अपनी हालत के बारे में बताती है कि उसे कैसे डरावने विलन आती हैं और अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। माया उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन माया को लगा कि शायद एदा ये सारी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। वो ये सारी बातें आकर स्कूल में अपने दोस्तों को भी बताती है। सभी लोग परेशान हो गए ये सोचते हुए कि पता नहीं क्यों एदा ऐसी हो गई। अगले दिन सारे दोस्त मिलकर एदा से मिलने के लिए जाते हैं और उसके लिए प्रे भी करते हैं कि एदा जल्दी ठीक हो जाए और वापस उनके साथ आए। यहीं से बातें करते करते एदा एकदम से अपनी बाईं तरफ मुंह कर लेती है और दरवाजे की तरफ घूरने लग जाती है। वो माया से कहती है, देखो वो दोबारा आ गई, वो वहीं पर तो है।
लेकिन किसी को दरवाजे के पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि दरवाजे के पास कोई नहीं है, लेकिन एदा किसी को वो न समझा पाई जो उसे नजर आ रहा था। खैर, रात होती है और रात में एदा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसकी बॉडी में झटके लगते हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, और जब उसको खून की उल्टी होती है तो तब वो मर जाती है। जैसे ही ये खबर उसके घर और दोस्तों को पता चलती है तो वहाँ पर क़यामत टूट आती है। उसके घर के आसपास रहने वाले सभी लोग एकदम से एदा के मरने पर शौक रह चुके थे। ये सब कुछ ही दिनों में तो हो गया था। 3 से 4 दिन पहले एदा बिल्कुल ठीक थी और आज एदा उनके दरमियान में ही नहीं थी। माया की तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि महीनों बाद भी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एदा को नहीं भूल पाई। एदा की मौत में सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब किया था वो माया को किया था, और उसकी एक वजह ये भी थी कि एदा के डैड ने उसकी इस हालत का और मौत का जिम्मेदार माया को ठहरा दिया था। हर रात उसे एदा के ख्वाब और एदा के वियंस आया करते थे। ऐसे ही उसकी बातें याद करते करते एक दिन उसे याद आता है कि जब ये लोग हाइकिंग के लिए निकल रहे थे तो एदा के डैड ने एदा को चुपके से कोई पोटली पकड़ाई थी और उसे कहा था कि ये माउंटेन्स वाली झील में फेंकाना, और एदा ने माउंटेन्स वाले झरने में जाकर उसे फेंक भी दिया था। और उसी जगह पर तो माया ने वो एंटिटी देखी थी। ये सारी बातें सोचकर वो डर जाती है और सुबह होते ही ये सारी बातें एदा की मॉम को जाकर बताती है। एदा की मॉम भी हैरान हुई और उन्होंने फ़ौरन अपने हस्बैंड से जाकर पूछा कि उस दिन आपने जो एदा को पोटली दी थी आखिर वो क्या थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एदा के डैड उन सब लोगों को एक खास रूम में नहीं जाने देते थे। एदा की मॉम आज गुस्से में थी, वो उस रूम के अंदर चली गई, जहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एदा के डैड अजीब व गरीब सा कोई रिचुअल कर रहे थे, यानी ब्लैक मैजिक कर रहे थे, काला जादू कर रहे थे। और यहाँ आकर कहानी के सारे पन्ने खुल जाते हैं। मसला असल में ये था कि एदा के डैड का बिजनेस बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उस पर किसी ने काला जादू कर दिया हो, और जैसे ही उसे ये बात पता चली कि उसका एक दुश्मन उस पर काला जादू कर रहा है तो उससे बदला लेने के लिए एदा के डैड ने भी एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया। उस तांत्रिक ने काला जादू कर कर एदा के डैड को एक डॉल दी जिसे उन्हें घर से बहुत ज़्यादा दूर फेंकना था। अब जिस दिन एदा के डैड उस तांत्रिक से मिलकर घर आए उसी रात एदा हाइकिंग के लिए जा रही थी। उन्होंने ये काम एदा को सौंप दिया, ये भी सोचे बगैर कि वो जिस पर ये काला जादू, ये कर्ज, ये श्राप दे रहे हैं, ये श्राप पलटकर उनकी बेटी को या उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस दिन से पहले से ही जब जब उसके डैड इस ब्लैक मैजिक के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, एदा की भी तबीयत उसी दिन से ख़राब होती जा रही थी। उसके बाल झड़ने लगे थे, उसके मुंह और नाक से खून आने लगा था। यानी एदा के डैड जिस किसी पर भी काला जादू करवा रहे थे वो पलट कर उन्हीं के ऊपर वार कर रहा था। एदा की मॉम को जब ये सारी कहानी पता चलती है तो वो फूट फूट कर रो देती है। कहती है, मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी, आपने ही मार दिया हमारी बेटी को। लेकिन यहाँ पर एदा के डैड भी रोने लगे और कहने लगे, मेरा ये सब करने का ये मकसद था ही नहीं, मैं तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए कर रहा था। मुझे क्या पता था इससे हमारी एदा ही चली जाएगी। एदा के डैड को अब ये एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो गलत हरकत की थी उसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी थी। सब लोग अब एदा की मौत से थोड़ा आगे निकल आए थे। पहले वाले ही 6 फ्रेंड्स का ग्रुप दोबारा एदा की याद में उसी माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए जाता है, जहाँ एक ख़ास पॉइंट पर माया को एदा की परछाई मिलती है जिससे वो बातें करने लग जाती है। और यहाँ पता चलता है कि माया आज भी एदा को नहीं भूली थी। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।